नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के जालौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात 2:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी वो 4.6 मापी गई है और लोगों को देर रात ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजस्थान की ये खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के जालौर में भूकंप के झटके देर रात 2:26 यानी कि 2:30 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता थी वो 4.6 मापी गई है। और अब देखिए 10 बड़ी खबरें। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 दिन का 56वें डीजीपी सम्मेलन हो रहा है। पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षकों का सम्मेलन हो रहा है। पीएम मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, इसके लिए वो लखनऊ पहुंच गए हैं। 2 दिन का ये सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित होगा और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम स्थल पर फिजिकल रूप में भाग लेंगे, जबकि बाकी आमंत्रित अधिकारी अलग अलग स्थानों से वर्चुअली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी एयरपोर्ट से रात्रि विश्राम के लिए सीधे राजभवन पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। मोदी ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश में तीनों नए कृषि कानून की वापसी पर कांग्रेस आज देश भर में जश्न मनाएगी। किसान विजय दिवस के नाम से कांग्रेस आज देश भर में रैली निकालेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्य यूनिटों को पत्र लिखकर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर रैली करने और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च निकालने की अपील की है। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष की लड़ाई के बाद ये तीनों कानून मोदी सरकार को रद्द करने पड़े। उन्होंने कहा कि बुराई पर सामूहिक विजय हमारे देश के अन्नदाताओं को समर्पित है। किसान विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों से मिलेंगे। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इसके बाद से इस मुद्दे पर सियासत जारी है और हर राजनीतिक दल इसे कैश कराने की कोशिश कर रहा है। किसानों की हितैषी बनने की राजनीति हो रही है। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए और थोड़ी देर तक रोते रहे। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। चंद्रबाबू नायडू ने सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर उन्हें और उनके परिवार को लगातार अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को भी लगातार निशाना बनाया गया है। इस मौके पर उन्होंने संकल्प लिया कि सत्ता में लौटने तक विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। टीडीपी प्रमुख ने कहा कि ये वाईएसआरसी के अत्याचारी शासन के खिलाफ उन्होंने धर्म युद्ध छेड़ा है। वो लोगों के पास जाएंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। अगर लोग सहयोग करते हैं तो वो राज्य को फिर से बचाने का प्रयास करेंगे। वहीं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने नायडू की टिप्पणी को नाटक करार दिया। कृषि क्षेत्र पर एक चर्चा के दौरान सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने निराशा व्यक्त की। बाद में उन्होंने अपने कक्ष में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ अचानक बैठक की, जहाँ वो अत्यंत भावुक हो गए। राजस्थान के दौसा में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर पर जमकर तोड़फोड़ हुई। हंगामा और तोड़फोड़ का आरोप राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों पर है। दरअसल पिछले 2 साल से बुद्धि प्रकाश मीणा लापता है। पिछले हफ्ते बुद्धि प्रकाश के पिता ने राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बेटे की तलाशी की मांग रखी थी। आरोप है कि मंत्री ने बुद्धि प्रकाश के पिता से बदसलूकी की, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था। विपक्ष इस बात का मुद्दा बनाते हुए प्रसादी लाल मीणा की आवास की घेराबंदी करने पहुँचे थे। इस दौरान पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को रोका तो पुलिस के साथ जमकर बहस हुई, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। किसी तरह पुलिस ने समझाकर किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को वापस भेजा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी कि जब तक बुद्धि प्रकाश मिलेगा नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। दुबई में बैठा सरगना चोरी के इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने चोरी के इस गैंग का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 लग्जरी गाड़ियां जब्त की, जिनकी कीमत करोड़ों में है। पुलिस ने इस गैंग का कैसे पर्दाफाश किया, जरा इनसाइड स्टोरी जानिए। दरअसल 3 अक्टूबर को सफदरजंग एनक्लेव में रहने वाले मोहम्मद इखलाक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी एक लग्जरी कार चोरी हो गई है। कार की चोरी होने से उनका बच्चा सदमे में है, जिसके बाद पुलिस ने लोकल सर्विलांस के जरिए चोरों की तलाश शुरू की। पुलिस ने आबिद नाम के एक शख्स से पूछताछ की, जिसके बाद एक के बाद एक गाड़ी चोरी के लिंक जुड़ते गए और पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़कर वाहन चोरों के सरगना का पर्दाफाश कर गाड़ी बरामद कर ली।
और तो और गाड़ी में गुब्बारे भरकर इखलाक को गाड़ी सौंप दी। गाड़ी मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल है और इखलाक का बेटा खुशी से झूम रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी का खतरा फिर से मंडरा रहा है। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस की चौथी लहर का सामना करने के लिए लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है। ऑस्ट्रिया के चांसलर अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने कहा कि कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए देश में सोमवार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये 10 दिन का होगा। अगर फिर भी केस काबू में नहीं आते तो इसे बढ़ाकर 20 दिन किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि देश की पूरी आबादी को फरवरी तक वैक्सीनेट किया जाएगा। जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, पूरे यूरोप में ठंड के मौसम के साथ सरकार को न चाहते हुए भी लॉकडाउन को फिर से लागू करने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में नीदरलैंड में रात 8 बजे बार और रेस्टोरेंट बंद करने के साथ आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से बंद पेंट्री कार की सुविधा फिर से बहाल होने वाली है। ट्रेनों में कोरोना की पहली लहर के बाद से ही खान पान सेवा पर रोक लगी हुई है। करीब 18 महीने बाद इसे दोबारा बहाल किया जा रहा है। ट्रेनों में खाने की सुविधाएं पहले की तरह ही होंगी। इसके लिए यात्रियों को अलग से कोई बुकिंग नहीं करनी होगी। प्रीमियम ट्रेनों में टिकट के साथ ही खाने की सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि अन्य ट्रेनों में यात्री पहले की तरह रकम चुकाकर पेंट्री से खाना ले सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल 2020 मार्च में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। फिर जून जुलाई में परिचालन दोबारा शुरू किया गया। हालांकि रेलवे ने अपने कई नियमों में बदलाव के साथ ट्रेनों को शुरू किया था। इसी बदलाव में ट्रेनों में यात्रियों को खाना नहीं सर्व करने का फैसला किया गया था। फिर रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की इजाजत दे दी थी। दिल्ली एयरपोर्ट से DRI ने 80 किलोग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 42 करोड़ बताई जा रही है। ये सोना मशीनों में छिपाकर रखा गया था। इस मामले में 2 दक्षिण कोरियाई, 1 ताइवानी और 1 चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। DRI के अनुसार खुफिया ऑपरेशन मोल्टेन मेटल के तहत ऐसे कई भारतीय और विदेशी नागरिकों की पहचान हुई थी, जिन पर हांगकांग से एयर कार्गो के जरिए सोना तस्करी करने का शक था। सूचना मिली थी कि मशीनों के पार्ट में तस्करी किए जाने वाले सोने को बाद में पिघलाकर गोल्ड बना दिया जाता है। इसके बाद स्थानीय बाजार में खपा दिए जाते हैं। सूचना मिलने पर DRI ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के कार्गो कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की। इस दौरान वहां ट्रांसफार्मर वाली इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीनों की खेप मिली। इनके पार्ट्स सोने के बने हुए मिले, जिन्हें निकेल पॉलिश कर छिपाया गया था ताकि सोने पर किसी की नजर न पड़े। इस तरह 80 मशीनों में प्रत्येक में करीब 1 किलो सोना बरामद हुआ। आगे की कार्रवाई जारी है। आंध्र प्रदेश में बारिश से हाल बेहाल है। कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अनंतपुर जिले की चित्रावती नदी में 10 लोग भारी बारिश और नदी के उफान में फंस गए, जिसके बाद एयरफोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक चित्रावती नदी में आई भयानक बाढ़ की वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। तभी एक कार में सवार लोग पुल पार कर रहे थे, जिसके बाद वो सभी पानी के तेज बहाव में बह गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब जाके एयरफोर्स के जवानों को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद एयरफोर्स ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर उन्हें सुरक्षित बचा लिया। बारिश का पानी तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर में भी घुस गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण भारी बारिश से नदियां उफान पर है। इसमें चित्तूर और कडप्पा में कई वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ आई है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने बारिश से प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लोगों को तुरंत राहत और बचाव पहुंचाने का निर्देश दिए हैं। बनारस के सभी 84 घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगा उठे हैं। इस खास पल का दीदार करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के गंगा घाट में मौजूद हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शिव की नगरी का ये नजारा
देवलोक का आभास करा रहा है। घाट, कुंड, गलियां, चौबारे और घर की चौखट दियों की रोशनी से जगमग होगी। काशी में देव दीपावली की शुरुआत साल 1985 में पंचगंगा घाट से हुई थी। पहली बार क्रिकेट खेलने वाले 5 युवकों ने घाट पर दिए जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की थी। धर्माचार्यों के मुताबिक देव दीपावली के दिन स्वर्ग से देवगण काशी आते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद दीपावली मनाते हैं। घाट पर इंडिया गेट की एक अनुकृति भी बनाई गई है। इसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना और एनडीआरएफ के जवान अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। कोरोना के बाद मंदी की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग के लिए भी देव दीपावली संजीवनी से कम नहीं है। इस खास मौके के लिए नाव, बजड़ों और क्रूज की बुकिंग लाखों रुपए में हुई है। यही नहीं, बनारस के सभी होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह से फुल हैं। आज के दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। अगर कोई व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकता तो वो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से। झारखंड में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ाया है। लातेहार और टोरी स्टेशन के बीच ट्रैक उड़ाया है। ब्लास्ट के कारण रेलवे का जो ट्रॉली है वो क्षतिग्रस्त। अप और डाउन मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। आज नक्सलियों ने भारत बंद बुलाया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 दिन का 56वें डीजीपी सम्मेलन हो रहा है और यहां पर पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन होगा। पीएम मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके लिए वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। 2 दिन का ये सम्मेलन होने वाला है जिसमें हाइब्रिड मोड में आयोजित ये कार्यक्रम होगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम स्थल पर फिजिकल रूप से भाग लेंगे, जबकि जो बाकी के आमंत्रित अधिकारी हैं वो अलग अलग स्थानों से वर्चुअली कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार में चल रही तकरार के बीच 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इस्तीफे की पेशकश की है और इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। खबर तो यह भी है कि 21 या फिर 22 नवंबर को राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, तीनों कृषि कानून के रद्द होने के बाद से कांग्रेस पार्टी ने आज किसान विजय दिवस मनाने का फैसला किया है और इसके लिए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा और पार्टी कार्यकर्ताओं से किसान विजय रैली और सभा करने का निर्देश कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। कृषि कानून के रद्द होने के बाद से आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक आज और कल होगी, 2 दिन तक चलने वाली है। इस बैठक में पंजाब के 32 किसान संगठन हिस्सा लेंगे और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा भी की जाएगी। 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर दिल्ली के बॉर्डर में किसानों को जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह कह दिया है कि संसद में किसान कानून के रद्द होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी शुक्रवार को झांसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने 3,425 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। झांसी पहुंचने के बाद से पीएम मोदी सबसे पहले झांसी के किले पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और फिर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया।
मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को यूपी के महोबा और झांसी का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। यहां पर जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया कि वो वीरों की धरती पर आकर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को याद किया, मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और अपने कुछ निजी अनुभव भी साझा किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देश की सेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और कई दूसरे अत्याधुनिक उपकरण दिए। उन्होंने कहा कि इन हथियारों और उपकरणों के दम पर देश की सीमा और ज्यादा सुरक्षित हो चुकी है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं को समर्पित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में अब कभी भी विकास परियोजनाओं पर ब्रेक नहीं लगेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने झांसी से देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया के लिए हथियार तैयार कर रहा है। साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। बुंदेलखंड में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। इसको दूर करने को लेकर भी पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से इस इलाके में पानी की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और किसानों को भी जरूरी राहत मिलेगी। आज और कल पीएम मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और देश भर से आए डीजीपी को संबोधित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, झांसी। मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर दिलचस्प राजनीति हो रही है। अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक हर नेता और हर पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। विपक्ष इसे मोदी सरकार की हार बता रहा है, तो मोदी सरकार कह रही है कि ये लोकतंत्र है जहां पर सबकी आवाज सुनी जाती है। और मोदी जी ने न सिर्फ सुनी बल्कि मानी भी। चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अहंकार की हार है, ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है,
आज जनतंत्र की जीत। सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे। काशी में देव दिवाली पर अद्भुत रौनक देखने को मिली और काशी को 84 घाट को 15 लाख दिए से रोशन किया गया। इस मौके का दीदार करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वाराणसी पहुंचे। बनारस के सभी 84 घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगा उठे हैं। इस खास पल का दीदार करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के गंगा घाट में मौजूद हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शिव की नगरी का ये नजारा देवलोक का आभास करा रहा है। घाट, कुंड, गलियां, चौबारे और घर की चौखट दियों की रोशनी से जगमग होगी। वैसे तो काशी के गंगा घाटों का नज़ारा हमेशा ही लोगों को लुभाता है, लेकिन देव दीपावली के मौके पर बनारस के सभी 84 घाटों की जो छटा होती है वो देखते ही बनती है। सूर्य की ढलती किरणों के साथ जब काशी के घाट लाखों दियों से जगमग हो उठते हैं तो उसे देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। काशी में देव दीपावली की शुरुआत साल 1985 में पंचगंगा घाट से हुई थी। पहली बार क्रिकेट खेलने वाले 5 युवकों ने घाट पर दिए जलाकर देव दीपावली की शुरुआत की थी। धर्मचार्यों के मुताबिक देव दीपावली के दिन स्वर्ग से देवगण काशी आते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद दीपावली मनाते हैं। वाराणसी में देव दीपावली की जो शुरुआत होती है वो 3 दशक पहले होती है और वो जगह थी पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट के रहने वाले जो 5 युवक थे जो क्रिकेटर थे, उन्होंने श्रद्धालुओं से दिए और तेल के पैसे मांगकर यहाँ पर पहली बार देव दीपावली मनाई और उसके बाद 1986 में यानी अगले साल उन लड़कों के देखा देखी कुछ और लड़के आगे आए और पंचगंगा घाट के अलावा काशी के 5 और घाटों पर देव दीपावली की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और 1987 में दशाश्वमेध घाट सहित कुल 15 घाटों पर देव दीपावली मनाई जाने लगी और आज हालत ये है कि यहाँ पर अब 84 घाटों पर देव दीपावली मनाई जाती है और इन 84 घाटों में जो कुल 22 घाट है वहाँ पर भव्य गंगा आरती की जाती है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। घाट पर इंडिया गेट की एक अनुकृति भी बनाई गई है। इसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना और एनडीआरएफ के जवान अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था उसी के उपलक्ष्य में सभी देवी देवताओं ने दीपावली मनाई थी, जिसे हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। और गंगा सेवा निधि दशाश्वमेध घाट पर 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से इस पर्व को मनाया जा रहा है। आकाशदीप और देव दीपावली ये दोनों कार्यक्रम 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से दशाश्वमेध घाट पर प्रारंभ किया गया, जहां पे शहीदों की स्मृति में इंडिया गेट की अनुकृति बनाई जाती है, जहां थल सेना, जल सेना, वायु सेना व एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहीदों की रीत चढ़ाई जाती है। 39 जीटीसी के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर व लास्ट पोस्ट दिया जाता है। कोरोना के बाद मंदी की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग के लिए भी देव दीपावली संजीवनी से कम नहीं है। इस खास मौके के लिए नाव, बजड़ों और क्रूज की बुकिंग लाखों रुपए में हुई है। यही नहीं, बनारस के सभी होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह से फुल हैं।
आज के दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। अगर कोई व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकता तो वो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकता है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।